गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो किस तरह से आपने पढ़ा कि जो है हिटलर अपनी पावर्स जो है वो किस तरह से गेन करता है और किस तरह से उसकी पार्टी जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटैग के अंदर 37% वोट के साथ सबसे बड़ी मेजोरिटी में आ जाती है। उसके बाद 1933 में जो हिंडनबर्ग प्रेसिडेंट है जर्मनी का, वो हिटलर को चांसलर बनाता है। वो हाईएस्ट पोजीशन थी उस समय कैबिनेट के अंदर। तो इस तरह से क्या होता है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वाइमर रिपब्लिक में, जिससे लोगों को कुछ रूल्स दिए गए थे, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया था, तो हिटलर उसको मना कर देता है। वो सारे के सारे रूल्स वो ख़त्म कर देता है और जर्मन पार्लियामेंट में एक आग लग जाती है, किसी को पता नहीं होता, फरवरी के अंदर। तो इस तरह से वो एक फायर डिक्री मीन्स होता है अध्यादेश, यानी कि एक ऐसा कानून लेकर आना, ऑर्डिनेंस लेकर आना। वो लेकर आता है 28 फरवरी को। और जो सिविल राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस है, असेंबली करना है, तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी राइट्स दिए थे जर्मन के लोगों को, वो उन सबको ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो अपने एनिमीज़ की तरफ जाता है और उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है। कंसंट्रेशन कैंप्स वो थे जो नाजी लोगों ने बनाए थे अपने दुश्मनों के लिए, एनिमीज़ के लिए, और उनको वो वहाँ पर रखते थे। उसमें काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें 3 मार्च 1933 को, वो एक एनेबलिंग एक्ट लेकर आता है। एनेबलिंग एक्ट में क्या होता है कि वो अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है जर्मनी का। वो कहता है कि अब किसी और के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि पूरी की पूरी पावर एक पर्सन के हाथ में आ जाना, उसकी पावर्स पर कोई रिस्ट्रेंट्स न होना। इस तरह से हिटलर जो है पार्लियामेंट को साइड में कर देता है और वो रूल करता है अपने तरीके से। सभी पार्टी जो हैं वो बैन कर दी जाती हैं, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़कर। उसके बाद पूरी इकोनॉमी के ऊपर और पूरे मीडिया, आर्मी और जुडिशरी पर उसका कंट्रोल होता है। और वो काफ़ी सारी फोर्सेस भी बनाता है। पहले से फोर्सेस हैं, लेकिन और सारी फोर्सेस बनाता है जो लोगों को टॉर्चर करने के काम आती हैं। उसके बाद किस तरह से वो इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। देखिए, हिटलर जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन को रिकवर करने के लिए हालमार्क साख्त जो है उसकी हेल्प लेता है। वो एक इकोनॉमिस्ट है जर्मनी के अंदर, और वो फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करता है और एक स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाता है। इसके अंतर्गत जो जर्मनी में सुपर हाईवेज हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम होता है और वॉक्सवैगन जो है उसकी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जाता है। फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हिटलर को स्टार्टिंग में सक्सेस मिलती है और उसके बाद वो क्या करता है, एक लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था कि उसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ थे, एक्सिस पावर्स भी थी और एलिड पावर्स भी थी। वो 1933 में वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो राइनलैंड को दोबारा से रीऑक्यूपाई कर लेता है 1936 में। राइनलैंड जिसको एलिड पावर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, और उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इकट्ठा कर दिया, 1938 में इंटीग्रेट कर दिया। उसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। उसके बाद वो सुदेतनलैंड और चेकोस्लोवाकिया में गया और उसके बाद पूरे कंट्री में वो गया, अपना कंट्रोल करने की कोशिश की। और इंग्लैंड के लोग भी कुछ उसकी सपोर्ट कर रहे थे। उसका रीज़न ये था, इंग्लैंड के लोगों को लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हुई थी वो काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा उनके लिए हार्श, काफ़ी ज़्यादा कठोर रही थी उनके लिए। इस तरह से काफ़ी सपोर्ट मिला उसको, उसके जर्मनी के अंदर भी और विदेशों से भी। और इस तरह से लगता था कि उसकी जो कंट्री का डेस्टिनी है वो दोबारा से आ सकता है, वापस उसका भाग्य जो है दोबारा से वही पहले जैसा जर्मनी बन जाएगा। हिटलर वहीं नहीं रुका। साख्त ने, जो इकोनॉमिस्ट था, हिटलर को एडवाइस दी कि वो रीआर्मामेंट यानी कि आर्म्स पर, वेपन्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि वहाँ पर फाइनेंस की कमी है, पैसे की कमी है जर्मनी के अंदर। लेकिन नाजी जर्मनी के अंदर जो लोग ऐसा बोलते थे उनकी कोई जगह नहीं थी, तो साख्त को देश छोड़ना पड़ा। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग, और हिटलर को अब वॉर का रास्ता चूज करना पड़ा ताकि वो इकोनॉमी को रिकवर कर सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका जर्मनी है और किस तरह से पावर्स कोऑपरेटिंग विद द एक्सिस, ये देखिए ये एक्सिस पावर्स हैं। उसके बाद इटली एंड टेरिटरीज, ये पूरा का पूरा मैप आपको दिया गया है। इस मैप के अंदर आप जाएंगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से उबरने के लिए वो वॉर का रास्ता चुनता है और सितंबर 1939 में जर्मनी पोलैंड पर अटैक कर देता है और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो है वो वॉर स्टार्ट हो जाती है। 1940 में
एक ट्रिपैटाइट एक्ट होता है जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, और हिटली को इंटरनेशनल पावर, जो हिटलर का क्लेम है हिटलर का इंटरनेशनल पावर बनने का, वो उसको मजबूत करते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। पपेट रेजिम्स, जो पपेट रेजिम्स थे वो नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते हैं, वो यूरोप के अंदर इंस्टॉल किए गए। 1940 में हिटलर जो है वो अपनी पावर्स के पीक पॉइंट पर था। अब हिटलर जो है वो ईस्टर्न यूरोप को जीतने की कोशिश करता है, और वह फूड सप्लाईज और लिविंग स्पेस जो है वो उसको इंश्योर करना चाहता था जर्मनी के अंदर। उसने सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक कर दिया 1941 में, और उसके बाद फिर ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज़। और सोवियत आर्मी क्या करती है, रेड आर्मी, वो जर्मनी को हरा देती है। सोवियत रेड आर्मी क्या करती है, रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, कि जब तक वो बर्लिन नहीं पहुंच पाते तब तक वो उसकी आर्मी को पीछे धकेलती रहती है। सोवियत हेजीमोनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ए सेंचुरी देयर आफ्टर, और इस तरह से जो है रशिया वो जीतता रहता है उससे। मीन वाइल द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। अब यूएसए क्या करता है कि दूर रखता है अपने आप को, वह इच्छा नहीं है उसकी कोई भी कि वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दोबारा से फेस करे, लेकिन वह ज़्यादा लंबे समय तक अपने आप को इस वर्ल्ड वॉर से नहीं बचा सका। जापान अपनी पावर को ईस्ट में एक्सपेंड कर रहा था, उसने फ्रेंच इंडो चाइना को कंट्रोल कर लिया था, और वो प्लानिंग कर रहा था यूएस नेवल बेसिस इन पैसिफिक, जो पैसिफिक ओशन में जो नेवल बेस था उसका उसके ऊपर अटैक करने की। व्हेन जापान एक्सटेंडेड सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, और जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया हिटलर की सपोर्ट में, तो यूएस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर गया। और इस तरह से मई 1945 में हिटलर हार गया और यूएस ने हिरोशिमा जापान के ऊपर जो है एटम बम गिरा दिया। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सब कुछ हुआ। और वी नाउ रिटर्न टू हेलमुट एंड फादर स्टोरी। अब हम वापस चलते हैं हेलमुट और उसके फादर की स्टोरी पर, जो नाजी क्रिमिनलिटी के ऊपर बेस्ड है ड्यूरिंग द वॉर के दौरान, कि वो कितने ज़्यादा क्रिमिनल थे नाजी जर्मनी के जो लीडर्स थे वो।